अगर आपकी बॉडी से सारी बोन्स हटा दी जाए तो क्या होगा? ना ही बचेगा कोई शेप, ना ही कोई मूवमेंट, और ना ही बचेगी जिंदगी। क्या आप जानते हो आपकी बॉडी में टोटल कितनी बोन्स है? सबसे छोटी बोन कौन सी होती है? एंड एक बोन ऐसी भी प्रेजेंट होती है जो बिना किसी जॉइंट के बॉडी में होती है। चलो आओ देखते हैं। आपने पहले देख रखा है कि 9th-10th में थोड़ा बहुत भी हमने पढ़ा हुआ है कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। इतनी हमें नॉलेज है कि यहाँ स्केलेटल सिस्टम एक ऐसा बॉडी का सिस्टम है जो बेसिकली बॉडी को कुछ ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम चल पाते हैं, हम खड़े हो पाते हैं और अपनी डेली लाइफ फंक्शनिंग को परफॉर्म करते हैं। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अभी हम देखते हैं कि स्केलेटल सिस्टम में इस टाइम पे हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, इंट्रोडक्शन उसका देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। देन फिर एग्ज़ाम पैटर्न में हमें कैसे लिखना होता है उसको, जैसे अगर एग्ज़ाम में आ जाता है कि व्हाट इज़ स्केलेटल सिस्टम, उसका पूरा ब्रीफ में हमें डिटेल में उसको डिफाइन करना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एंड उसको कैसे करना है वो भी सीखेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम की एनाटमी, क्योंकि ये ऐसा फिजियोथेरेपिस्ट आप सबके लिए बहुत ही एनाटमी का बेस है। एंड इसको समझे बिना अगर आप एनाटमी में आगे कुछ पढ़ते हो तो वो समझ में नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि जब तक हमें बोन की नॉलेज नहीं है, बोन फॉर्मेशन की नॉलेज नहीं है, बोन कैसे बनती है, कार्टिलेज फाइबर में क्या डिफरेंस है, कार्टिलेज और फाइबर बोन में कब कन्वर्ट होते हैं, एंड अगर कोई फ्रैक्चर हो गया, सीरियस इंजरी हो गई, क्रश इंजरी हो गई, या फिर कोई पीडियाट्रिक पेशेंट यानी कि छोटे बच्चों को फ्रैक्चर हो गया, उनकी बोन डेवलप नहीं कर पा रही है, या फिर किसी की हाइट नहीं बढ़ रही है, ग्रोथ प्लेट में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसको कैसे पेशेंट को ट्रीट करते हैं, उसको समझने के लिए हमें स्केलेटल सिस्टम आना बहुत ही ज़रूरी है। लेक्चर को एंड तक देखना, एंड इतना प्रॉमिस करता हूँ कि लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मज़े भी करेंगे इसमें, एंड बहुत आसान तरीके से इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करेंगे। कवर करने वाले हम सारी चीज़ें, कुछ छूटेगा नहीं इसमें। एक बार लेक्चर देख लोगे तो दोबारा देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपना। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम में पढ़ना है, एंड ये प्यारा सा स्केलेटल आप सबको पढ़ाने आया है, स्केलेटल सिस्टम। जल्दी से सब लोग इसका कोई नाम रखो, बढ़िया सा कोई नाम सजेस्ट करना, सब लोग कमेंट में नाम सजेस्ट कर देना, जिसका नाम अच्छा लगा फिर हम उसको इस नाम से बुलाएं। वैसे मैंने भी इसका एक नाम रखा हुआ है, अभी बताता हूँ। देखो, ये आप सबके लिए कोई एक मैसेज लेके आया है, इसका मैसेज ध्यान से देखना। क्या लिखा हुआ है? बुक्स हैवी हैं एंड सिलेबस बड़ा है पर स्टूडेंट झुकेगा नहीं। तो बात बिल्कुल सही है। एनाटमी एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है एंड मेडिकल फील्ड में एक बहुत ही रुलाने वाला भी सब्जेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे जब अक्सर फर्स्ट ईयर में आते हैं, इवन इन स्पेशली इन फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी फील्ड में एनाटमी ही हमारी बेस होती है, और उसको समझना एक अपने में समझना एक अलग बात होती है। एनाटमी को हम बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ेंगे, एंड एक बार आप पढ़ोगे आपको वो चीज़ मेमोराइज हो जाएगी, आपके माइंड में फिट हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। स्केलेटल सिस्टम इंट्रोडक्शन की बात करें तो जनरली हमें पता है कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। स्केलेटल सिस्टम बॉडी का वो सिस्टम होता है जो बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। सबसे पहली चीज़ फ्रेमवर्क, फिर बॉडी को शेप देता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। तो ये 4 इसके मेन काम होते हैं, और यही हो गई स्केलेटल सिस्टम की डेफिनेशन। देखो, और हाँ, इन पीडीएफ में मैंने आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन करी हुई है, जिसमें कंटेंट सारा इंग्लिश में ना लिख के मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जो नॉर्मल लैंग्वेज जिसमें हम आप एक दूसरे से अभी बात कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल में, स्केलेटल सिस्टम बॉडी का फ्रेमवर्क होता है जो बॉडी को शेप, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट प्रोवाइड करता है। अडल्ट ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होती हैं। इतनी बात क्लियर है? एंड नेक्स्ट जितने भी चैप्टर्स हम कवर करेंगे, एंड एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड एक्सरसाइज थेरेपी, जितने भी सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे, उन सब में आपको कंटेंट ऐसा ही एकदम ज़बरदस्त जोरदार कंटेंट मिलने वाला है, जिसमें बिल्कुल इजी मैनर में आप सब कुछ समझ जाओगे। अब आते हैं, हाँ मैंने बताया था ना, मैंने भी इसका नाम रखा हुआ है। उसका पहले वाला जो इसने मैसेज दिया था कि स्टूडेंट झुकेगा नहीं, उस बेसिस पे इसका नाम मैंने रखा हुआ पुष्पाराज। अभी के लिए जब तक आप लोग कोई नाम सजेक्ट नहीं करते हो, ये अपना पुष्पा भाई। अभी पूरी एनाटमी हम लोग को यही पढ़ाने वाला है। अभी बात करते हैं इसके फंक्शन की। फंक्शन में मैंने 4 फंक्शन बताए, कौन कौन से? सपोर्ट करता है, फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, देन मूवमेंट प्रोवाइड करता है, एंड अब बारी आती है मिनरल स्टोरेज एंड
ब्लड फॉर्मेशन की। सो ये दोनों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके रोल होते हैं। मिनरल स्टोरेज से क्या मतलब होता है कि जो हमारी बोन होती है, हम बचपन से सुनते आते हैं कि बोन जो होती है वो बेसिकली कैल्शियम से मिलकर बनती है। सो जब छोटा बच्चा होता है कोई, जैसे मान लो कोई, इमेजिन करना कि कोई छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र अभी होगी मुश्किल से 6 महीने, यानी कि 6 मंथ का कोई बेबी है। नाउ उसकी बॉडी में कितनी बोन्स होगी? उसकी बॉडी में होती है अप्रॉक्स 300 to 315 बोन्स होती हैं, ठीक है। अगर हम छोटे बेबी की बात करें तो उसकी बॉडी में होती हैं 300 से लेकर लगभग 315 बोन्स के आसपास होती हैं, ठीक है। अब दिमाग लगाओ यहाँ पे कि छोटे बच्चे में 350 बोन या 300 बोन होती हैं, और हमारे अंदर, यानी कि हम तो बच्चे से बहुत ही बड़े हैं, तो हमारे अंदर 206 बोन होती है। ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बेसिकली उनके अंदर हार्ड बोन नहीं होती है। जैसे हमारी अगर हम बोन की बात करें तो हमारी बोन बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बोन बहुत सॉफ्ट होती है, बिकॉज वो हार्ड बोन में कन्वर्ट नहीं होती एंड वो कार्टिलेज फॉर्म में उनकी बॉडी में प्रेजेंट होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी छोटे बच्चे को उठाओ या फिर उसको पकड़ो तो आराम से उसको हैंडल करना चाहिए, नहीं तो उसका जॉइंट का डिसलोकेशन बहुत ही कॉमन होता है। सो ये कारण होता है कि छोटे बच्चों में हार्ड बोन नहीं होती, कार्टिलेजिनियस बोन होती है। एंड धीमे धीमे क्या होता है कि जब वो कार्टिलेज बोन होती है, जब वो बच्चे समय के साथ ग्रो करता है तो धीमे धीमे वो कार्टिलेज बोन आपस में एक दूसरे में फ्यूज होती है। फ्यूजन का मतलब होता है कि कोई दो चीज़ थे, लाइक सपोज करो कि ये मेरा पेन है, स्टाइलस पेन है, एंड ये उसका ढक्कन है। सो ये दो अलग अलग कार्टिलेज हैं। अब क्या हुआ कि ये दोनों अभी तो ऐसे आर्टिकुलेट कर रहे हैं आपस में, लेकिन ये अभी पूरी तरह फिक्स नहीं है। समय बढ़ता गया एंड ये दोनों आपस में फ्यूज हो गए, अब ये एक पूरी कंप्लीट बोन बन गए। सो ये होता है बेसिकली बोन फॉर्मेशन, जिसे हम पढ़ेंगे आगे, कहते हैं हम इसे ऑसिफिकेशन ऑफ बोन। कोई कार्टिलेजिनियस बोन ऑसिफाई होकर एक हार्ड बोन में कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑसिफिकेशन ऑफ बोन के नाम से जानते हैं। ओके, तो अब इस ऑसिफिकेशन को करने में जो मेन रोल प्ले करते हैं वो होते हैं हमारे बोन के सेल्स। जो 3 बोन के सेल होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोब्लास्ट, ये भी हम आगे देखेंगे। तो जब ये फॉर्मेशन करते हैं बोन का, तो उस समय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का रोल। सो यहाँ पर आता है मिनरल स्टोरेज का काम। जब कैल्शियम बोन में अटैच होता है उसकी वजह से बोन की हार्डनिंग स्टार्ट होती है। ओके, नाउ विल कम टू ब्लड फॉर्मेशन। तो ब्लड फॉर्मेशन क्या होता है? हमने शायद 11th या 12th में ही पढ़ा होगा कि बोन के अंदर होता है बोन मैरो। इतनी बात क्लियर है? बोन, अभी जब हम आगे बोन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें हमें 3 जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे। जो आउटर लेयर होती है बोन की उसे हम कहते हैं पेरियोस्टियम, फिर मिडिल लेयर होती है उसे कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन जो कि हार्ड होती है, एंड जो बिल्कुल इंटरनल लेयर होती है उसे हम कहते हैं स्पॉन्जी बोन। और वहीं पे प्रेजेंट होता है हमारा क्या? बोन मैरो। सो बोन मैरो का काम क्या होता है कि उसके अंदर हमारी आरबीसी डेवलप होती है। क्या डेवलप होती हैं? हमारी बोन जो होती है, बोन मैरो, बोन मैरो जो होता है उसमें हमारी क्या डेवलप होती है? उसमें हमारी डेवलप होती है आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल, जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। तो वो बोन मैरो में हमारी डेवलप होती है। डेवलप इन द सेंस मैन्युफैक्चरिंग आरबीसी की वहीं पे होती है, वहीं पे वो बनती है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये हो गया हमारा किसका? बोन का फंक्शन, स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन। पुष्पा भाई बहुत खुश है। अब आते हैं ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं। तो हमें इतना पता है 206 बोन होती है। अब अगर हम इसके पार्ट्स को डिवाइड करते हैं, जैसे कि सबसे पहला रीजन आता है हमारा स्कल, ओके, स्कल, एंड फिर आता है हमारा स्पाइन। तो अगर हम स्पाइन की बात करें तो स्पाइन में टोटल हमारी 33 वर्टिब्रास होती हैं। फिर से रिमाइंड करते हैं, 33 वर्टिब्रास होती हैं एक्चुअली में, लेकिन जो लास्ट की 2 वर्टिब्रास होती हैं वो एक टाइम पर आकर फ्यूज हो जाती हैं एंड वो फिर 2 अलग अलग एक बन जाती हैं। यानी कि अगर हम स्पाइन के सेक्शन को डिवाइड करेंगे तो स्पाइन का सेक्शन होता है, सबसे पहला हमारा आता है सी से सर्वाइकल, सर्वाइकल के बाद आता है हमारा क्या? थोरैसिक, देन फिर आता है क्या? लंबर, लंबर के बाद आता है क्या? सैक्रल, उसके बाद आता है क्या? कॉक्सिस। तो बेसिकली 5 रीजन में हमारी स्पाइन डिवाइड होती है। पहली कौन सी होती है? पहला होता है हमारा सर्वाइकल, जिसमें कितनी वर्टिब्रास होती हैं? सर्वाइकल में होती है हमारे पास 7 वर्टिब्रास, ठीक है। फिर आता है अपना थोरैसिक, थोरैसिक में कितनी वर्टिब्रास होती हैं? वो होती हैं अपने पास 12 वर्टिब्रास। फिर आता है अपना लंबर, लंबर में कितनी होती हैं? 5 वर्टिब्रास, ठीक है। फिर आता है अपना सैक्रल, सैक्रल में कितनी होती हैं? 5 होती हैं। देन फिर आता है अपना क्या? कॉक्सिस, कॉक्सिस में कितनी होती हैं? 4 होती हैं। अब
अगर हम इनका ऑल टोटल करते हैं तो ऑल टोटल इनका सम कितना निकलता है अपने को 33। ओके, अब जो लास्ट की ये सैक्रल वर्टिब्रा है, कौन सी है, ये सैक्रल एंड ये कॉकेक्स, ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाती हैं। तो जब ये 5 वर्टिब्रा आपस में फ्यूज होती हैं तो ये क्या बना देती हैं, वन सिंगल, एंड ये 4 आपस में फ्यूज होती हैं तो ये क्या बना देती हैं, वन सिंगल। दैट्स वाई जब हम फिर काउंटिंग करते हैं तो वो 33 की जगह 26 रह जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। एक्चुअल में वर्टिब्रा होती है हमारी 33, लेकिन हम काउंट करते हैं उनको कितनी, 26। काउंट करने का रीजन क्या है, कि जो सैक्रल की वर्टिब्रा है और कॉक्यूस की, ये आपस में फ्यूज होती हैं और ये एक एक बन जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। सो वर्टिब्रा क्लियर। देन वर्टिब्रा के बाद हम आते हैं अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब पे। तो अपर लिम्ब क्या होता है, ये जो हमारे दोनों हाथ दिख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं अपर लिम्ब, और फिर ये जो दोनों पैर हैं हमारे उन्हें हम कहते हैं क्या, लोअर लिम्ब। ठीक है, तो अपर लिम्ब में अगर हम बात करें तो अपनी सबसे पहले जो बोन आती है दैट इज ह्यूमरस, फिर रेडियस अल्ना, देन फिर आती है जो हमारी रिस्ट जॉइंट को बनाती है दैट इज नोन एज कार्पल बोन। तो कार्पल हमारी 8 होती हैं, फिर आती है मेटाकार्पल एंड फेरेंजियल बोन होती है जो हमारी फिंगर्स को बनाती है। ठीक, सेम इस हाथ में भी होता है। देन हम आते हैं लोअर लिम्ब में। तो लोअर लिम्ब में सबसे पहले आती है अपनी फीमर, फीमर के बाद आती है टिबिया एंड फिबुला, फिर आती है टार्सल बोन जो कि 7 होती हैं, फिर आती है मेटाटार्सल एंड फिर से फेरेंजियल बोन आ जाती है। तो ये हो गया अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। नाउ विल कम टू पेल्विक। पेल्विक रीजन में हमारी हिप बोन होती है, वो भी 3 बोन से मिलकर बनती है। सबसे पहले होती है इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। अगेन फिर से बोलते हैं, हिप बोन हमारी 3 बोन से मिलकर बनती है, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। इतनी बात क्लियर हो गई। एंड हाँ, अब रह गई स्टर्नम बोन। तो स्टर्नम एक मिड में बोन होती है हमारी मीडियल बॉडी में, एंड उसका काम क्या होता है, जो हमारी रिब्स होती हैं, यानी कि हमारे पास कितनी रिब्स होती हैं, 12 पेयर्स होती हैं, टोटल 24 रिब्स होती हैं। ठीक है, जितनी थोरेसिक वर्टिब्रा है उतनी हमारे पास रिब्स हैं। तो 24 हमारे पास रिब्स हैं, तो उनको रिब्स को ज्वाइन करने का काम कौन करते हैं, स्टर्नम। स्टर्नम के जस्ट अब अभी हमारी प्रेजेंट होती है यहाँ पे हायोइड बोन। हायोइड बोन का काम क्या होता है, ये एक ऐसी बोन है जो बिना किसी जॉइंट के हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। ओके, देन फिर आता हमारा सारी बोन्स हमने कवर कर ली। हाँ, फेशियल बोन भूल गए। सो फिर लास्ट में आती है हमारी फेशियल बोन। सो स्कल के बाद हम पढ़ेंगे फेशियल, फेशियल के बाद फिर वर्टिब्रा आता है, वर्टिब्रा फिर अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, देन पेल्विक, जो पेल्विक की बोन है, हिप बोन जिसे कहते हैं, फिर स्टर्नम एंड रिब्स। ये होती है बॉडी की सारी बोन्स। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखो यहाँ पे पुष्पा बहुत ज़्यादा खुश है तुम लोगों से, एंड यहाँ पे वो बेसिकली देखो उसको श्रीवल्ली भी मिल गई है। पुष्पा मीट्स श्रीवल्ली, मैंने तो उसका नाम रखा हुआ ना, तो भाई इसको श्रीवल्ली भी। देखो, जीवन का आधार तो प्रेम ही है, ये संदेश लाया तुम लोगों के लिए। क्या, प्रेम ही जीवन का आधार है। हाँ भाई, बात तो सही है, लेकिन पहले पढ़ाई कर लो, उसके बाद प्रेम करना, समझे। फिलहाल अभी ये तुम लोग को अपना डांस दिखाने वाला है। डांस देखना है पुष्पा का, आओ डांस दिखाता हूँ तुम्हें पुष्पा का। ये देखो भाई, पुष्पा का बिल्कुल डांसिंग डीजे तैयार हो गया है, एंड लेट्स काउंट डाउन टू 3, 2 एंड 1। ये देखो पुष्पा का डांस। सो कैसा लगा पुष्पा का डांस, कमेंट करके बताना। पुष्पा पूछ रहा है उसका डांस कैसे लगा। सो उसने ये भी कहा है कि भाई अगर आपको डांस अच्छा लगेगा सो हम आगे वाली वीडियोस में भी डांस करने आएगा। ठीक है, तो एक साथ बोलते हैं, पढ़ाई कितनी भी टफ हो लेकिन अपन झुकेगा नहीं साला। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सो ये देखो, बेसिकली हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट है अपना एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम एंड एक्सियल स्केलेटल। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम है हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। कौन कौन सा, पहला है एक्सियल, दूसरा है एपेंडिकुलर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक्सियल में बॉडी के कौन कौन से रीजन्स हम काउंट करेंगे, एपेंडिकुलर में कौन कौन से रीजन काउंट करेंगे, उसको ध्यान से सुनना। एक्सियल में सबसे पहले हम काउंट करने वाले हैं अपना स्कल का रीजन, यानी कि फेशियल बोन एंड ये स्कल की बोन। ये टोटल किस में काउंट होगा, एक्सियल में काउंट होगा। बात क्लियर। देन फिर आती है अपनी चेस्ट की बोन। सो जो अपनी चेस्ट की बोन होती है, हाँ जो अपनी चेस्ट की बोन होती है वो भी एक्सियल में आने वाली है। ठीक है, तो चेस्ट में आती है अपनी रिब्स एंड स्टर्नम। बात क्लियर। उसके बाद आती है, तो ये हो गई चेस्ट की। देन फिर आती है अपनी वर्टिब्रा। सो अपनी 26 वर्टिब्रा होती हैं, वो भी हम किस में काउंट करेंगे, एक्सियल में काउंट करेंगे।
सो एक्सियल में हमें कितनी बोन्स पढ़नी है, टोटल स्केल की बोन पढ़नी है, देन अपने चेस्ट की पढ़नी है पूरा, जिसमें हम स्टर्नम मतलब पूरा थोरेसिक रीजन पढ़ेंगे, फिर और वर्टिब्रा हमारी जो 26 होती है वो भी हमें एक्सियल में देखना है। इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं अपेंडिकुलर में। इसके अलावा जो कुछ भी बचा है बॉडी में वो सब कुछ हम कहाँ पढ़ेंगे, अपेंडिकुलर में हम डाल देंगे, ठीक है। तो 3 चीज़ें हमें याद रखनी है, क्या क्या, स्कल, फिर आता है अपना चेस्ट एंड लास्ट में आती है वर्टिब्रा। ये किस में आएंगी, एक्सियल में आएंगी। अब इसके अलावा बॉडी में जितना भी पोर्शन बचा बोन से रिलेटेड वो सारा कहाँ पे आ जाएगा, अपेंडिकुलर रीजन में आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब अपेंडिकुलर में सबसे पहले आता है अपना शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर ग्राइडल में जितनी भी बोन्स आती हैं, स्कैपुला, क्लैविकल, ह्यूमरस, ये हो गई अपनी शोल्डर की। देन फिर ये हो गया शोल्डर। देन आता है आर्म एंड फोर आर्म, यानी कि पूरा अपर लिम, फिर पूरा लोअर लिम, एंड साथ में आती है अपनी हैंड की बोन, यानी कि ये हैंड भी आ जाएगा, एंड पेल्विक रीजन की, यानी हिप बोन, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस, ये भी कहाँ पे आती है, अपेंडिकुलर में आती है। तो ये डिफरेंशिएट क्लियर हो गया कि हमें एक्सियल में कौन सी पोर्शन डालना है एंड अपेंडिकुलर में कौन सा पोर्शन डालना है। यहाँ तक बात सही। तो भाई अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है, अच्छे से स्मूथली क्लास रन चल रही है। सो एक साथ बोलना, अपन फ्लावर नहीं फायर है। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, ये मैंने तुम लोगों के लिए एक बहुत ही कंसाइज मैनर में एक चार्ट बना के दिया हुआ है। इस चार्ट में बेसिकली क्या करना है कि जो भी अभी हम लोग ने इस वाली स्लाइड पे देखा कि अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है। सो अभी तो हमने बस देखा कि कौन कौन से एरिया की बोन्स हम पढ़ेंगे उनमें, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको ईजिली डिफ्रेंशिएट करके लिख दिया है कि कितनी कितनी बोन्स कवर होती हैं। लाइक एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में 80 बोन्स आती हैं, ठीक है, क्योंकि 3 रीजन आते हैं, स्कल, वर्टिब्रा और कौन सा रीजन आता है, कमेंट करके बताना, ठीक है। तो 80 बोन्स होती हैं। एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में 126 बोन होती हैं। तो मैंने यहाँ पर हर बोन का मार्किंग बता दी है, कितनी होती हैं, क्लैविकल कितनी होती है, स्कैपुला कितनी होती है, ह्यूमरस कितनी होती है, मतलब हर बोन का लिखा हुआ है कितनी कितनी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं एंड उसके कितने नंबर्स हैं, पूरा ये चार्ट बना दिया है। सो उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, जिससे माइंड में बैठ जाएगा कि हाँ अपर लिम्ब में टोटल कितनी बोन्स होती हैं, लोअर लिम्ब में कितनी बोन्स होती हैं, टार्सल कितनी होती हैं, कार्पल कितनी होती हैं। तो ये एक माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, ताकि कभी भी कोई तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन करे तो तुम उसको तुरंत आंसर दे पाओ। सो ये चार्ट ध्यान से पढ़ना है, इसमें लापरवाही नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ टिपिकल बोन। एक टिपिकल बोन क्या होती है, सबसे पहले तो टिपिकल छोड़ो, बोन की बात करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एक बोन बॉडी का वो हिस्सा है जो बॉडी को मतलब स्ट्रक्चर देने का काम करता है, यानी कि स्केलेटल सिस्टम को बनाने में जो हेल्प करता है वो होती है हमारी क्या, बोन। लाइक अगर हम बात करें तो सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू, टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह होती है हमारी बोन। जब बोन के सेल्स मिलते हैं आपस में तो क्या बनाते हैं वो, बोन। बोन किससे, आउटर लेयर जो बोन की होती है वो तैयार होती है बेसिकली कैल्शियम फॉस्फोरस लाइक मिनरल्स के थ्रू, ठीक है। फिर जब वो बोन आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं वो क्या बनाती है, ज्वाइंट। एंड जब बॉडी के सारे ज्वाइंट आपस में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, स्केलेटल सिस्टम। इस चीज़ को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। कभी भी वाइवा में भी एग्जामिनर पूछता है स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, तो उसको सिंपल से जवाब देना है कि बोन जो होती है बिल्कुल बेस रेंज होती है, बेस एरिया होता है हमारा स्केलेटल सिस्टम का। खूब सारी बोन आपस में मिलकर अलग अलग बॉडी के जॉइंट बनाते हैं, एंड जब वो सारे बॉडी के जॉइंट एक साथ कंबाइन होते हैं तो क्या बना देते हैं, स्केलेटल सिस्टम बना देते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं बोन की। सो हमेशा याद रखना, बोन के फिजिकल अगर अपीयरेंस की बात करेंगे तो बोन के 3 पार्ट्स होते हैं। अगर हम बोन के फिजिकल अपीयरेंस की बात करेंगे तो बोन के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड डायाफाइसिस। इस डायग्राम में देखते हैं। सबसे पहले ध्यान देना, मैं लाइन से बना देता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है सबसे अपर वाला, ये क्या हो गया, ये हो गया अपना एपीफाइसिस। ये कौन सा पोर्शन हो गया, एपीफाइसिस, ठीक है। फिर अब ध्यान देना, इसके जस्ट नीचे का पोर्शन है जिसको मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करा हुआ है, लाइट ब्लू कलर है। ये वाला जो पोर्शन है ये कौन सा हो गया, ये हो गया अपना मेटाफाइसिस। यहाँ पे लिखा भी हुआ साथ में, ये हो गया अपना मेटाफाइसिस, ठीक है। फिर जो जस्ट, अब देखो बोन को जब भी हम पढ़ेंगे तो बोन के 2 पार्ट्स होते हैं, मतलब 2 रीजन्स होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल, एक होता है डिस्टल।
बेसिकली प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, हम मेडिकल फील्ड में जब भी किसी भी ऑर्गन के किसी भी चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके दो ही पार्ट्स बताते हैं। प्रॉक्सिमल मतलब जो उसका अपर एरिया होता है एंड डिस्टल मतलब जो उसका लोअर एरिया होता है। लाइक सपोज करो कि ये कोई बोन है, ठीक है, अगर इसका हेड एरिया ये वाला है तो इसे हम कहेंगे क्या, प्रॉक्सिमल, और इसे हम क्या कहेंगे, डिस्टल, ठीक है। अब बोन की खासियत क्या है कि इसमें जो दो रीजन है, एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस, वो प्रॉक्सिमल में भी होते हैं और वो डिस्टल में भी होते हैं। डायग्राम में पूरी तरह क्लियरली रिप्रेजेंट हो रहा है कि जो उसके रीजन्स हैं एपिफाइसिस मेटाफाइसिस, वो ऊपर भी होते हैं और वो नीचे भी होते हैं, ठीक है। तो भाई ये समझना, यहाँ तक का रीजन हो गया एपिफाइसिस मेटाफाइसिस का, यहाँ तक का रीजन हो गया एपिफाइसिस मेटाफाइसिस का। अब जो बीच में जो इसका रीजन बच गया इसे हम कहते हैं शाफ्ट ऑफ बोन, एंड इसे हम कहते हैं डायाफाइसिस। क्या कहते हैं हम इसे, डायाफाइसिस, ओके। तो इसको याद करने का तरीका है शॉर्ट में, इसको शॉर्ट में याद करने का तरीका है ई एम एंड डी। ई फॉर होता है एपिफाइसिस, एम फॉर होता है मेटाफाइसिस एंड डी फॉर होता है डायाफाइसिस। सो बोन के कितने पार्ट्स होते हैं, ई एम डी, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड डायाफाइसिस। बात क्लियर हो गई। जब भी बोन के फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो बोन के तीन ही पार्ट्स होते हैं, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड डायाफाइसिस। अब बात करते हैं बोन के इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो बोन की जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग ऑफ बोन किससे बनती है, पेरियोस्टियम से बनती है। यहाँ पे डायग्राम में क्लियरली मेंशन है कि ये देखो ये बनी हुई है आउटर कवरिंग और इसका नाम है क्या, पेरियोस्टियम। आउटर कवरिंग बोन की किससे बनी होती है, ये हमारी बोन की प्यारी सी आउटर कवरिंग, और ये किससे बनी हुई है, पेरियोस्टियम से बनी होती है, ठीक है। पेरियोस्टियम बिल्कुल बोन का आउटर लेयर होता है, यानी कि जो बोन हम एक्चुअली में अपने एनाटॉमिकल लैब में देखते हैं वो सेम बोन होती है, एंड उसकी आउटर कवरिंग हम देखते हैं वो होती है पेरियोस्टियम। बात क्लियर। अब जब बोन के अंदर हम जाते हैं, थोड़ा सा अंदर गए तो सेकंड पार्ट में हमें क्या मिलता है, कॉम्पैक्ट बोन मिलती है, ठीक है। सेकंड पार्ट्स में हमें क्या मिलती है, कॉम्पैक्ट बोन। अब कॉम्पैक्ट बोन क्या होती है, कॉम्पैक्ट बोन बेसिकली वो बोन होती है जो वो नॉर्मल बोन के स्ट्रक्चर को हार्डनिंग प्रोवाइड करती है, यानी कि पेरियोस्टियम जो आउटर लेयर है उसके अंदर जो हार्ड बोन मिलती है वो होती है क्या, कॉम्पैक्ट बोन होती है, ठीक। देन हम बात करते हैं किसकी, उसके अभी और अंदर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, स्पॉन्ज बोन मिलेगी। क्या मिलने वाली है हमें, मिलने वाली है हमें स्पॉन्ज बोन। क्या मिलेगी हमें, स्पॉन्ज बोन, ठीक है, ये मार्क कर दिया स्पॉन्ज बोन। अब स्पॉन्ज बोन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बोन मैरो, वहीं पे कुछ फैट सेल्स भी होते हैं, उनका कुछ खास काम नहीं होता। बात करते हैं बोन मैरो पे। तो बोन मैरो जो होता है वो स्पॉन्ज बोन के एरिया में हमें मिलेगा। तो आउटर लेयर हो गई कौन सी, पेरियोस्टियम, इनर लेयर कौन सी हो गई हमारी, कॉम्पैक्ट बोन, मतलब पेरियोस्टियम के और अंदर जाएंगे, फिर उसके भी अंदर जाएंगे तो मिलेगी कौन सी, स्पॉन्ज बोन, वहां पर प्रेजेंट होता है क्या, बोन मैरो। एंड बोन मैरो का काम क्या होता है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करना, ठीक है। सो अगर हम बात करें बोन मैरो का, बोन मैरो का काम क्या होता है, बोन मैरो का काम होता है आरबीसी को बनाना, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का प्रोडक्शन करना, क्या करना, आरबीसी का प्रोडक्शन करना काम होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। सो ये होता है कुछ टिपिकल बोन का स्ट्रक्चर। अब डायग्राम की बात करें तो एग्जाम में आप ये वाला डायग्राम इजीली बना सकते हो, ये वाला डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। सो दो डायग्राम जनरली बनते हैं। पहले डायग्राम में आप दिखा दो कि बोन के कितने पार्ट्स होते हैं, जो कि ईएमडी मैंने बताया, उसको शॉर्ट फॉर्म लर्न करने का, ईएमडी, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड डायाफाइसिस। तो उसके लिए आप ये वाला डायग्राम बना देना, ठीक है। पहला डायग्राम, उसमें आपको इंटरनल चीज़ें बोन की नहीं दिखानी है। फिर जो सेकंड डायग्राम आप बनाओगे एग्जाम में, वो आप इंटरनल चीज़ों को दिखाने के लिए ये वाला बना सकते हो। एग्जैक्ट ये नहीं बनाना होता, वो डायग्राम बेसिकली आपको सिर्फ एक लेयरिंग करनी है बोन में। लाइक मैं बना के दिखाता हूँ, ये हमारी बोन है, ठीक है, ये हमारी प्यारी सी बोन है, ठीक। अब हमने इसको क्या किया, दूसरे कलर से इसकी लेयरिंग कर दी कि जो बिल्कुल ही ये आउटर लेयर हमें दिख रही है ये हो गई अपनी कौन सी, पेरियोस्टियम। फिर इसके थोड़ा सा अंदर गए तो ये कौन सी लेयर हो गई, ये हो गई अपनी कौन सी, कॉम्पैक्ट बोन, सीबी। अब फिर इसके भी अंदर आ गए जो कि हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ ब्लू कलर से, तो ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया, ये पोर्शन हो गया अपना स्पॉन्ज बोन का, ठीक है, एसपी मतलब कि स्पॉन्ज बोन का। तो इस तरह से हमें लेयरिंग करके बोन की दिखानी होती है सेकंड डायग्राम में अपने, ठीक। इतनी बात क्लियर। अब बढ़ते हैं हम आगे, टाइप्स ऑफ बोन सेल। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था तीन तरह के बोन सेल होते हैं, कौन कौन से,
होते हैं। सबसे पहला आता है ऑस्टियोब्लास्ट, देन ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। 3 बोन सेल होते हैं। कौन कौन से? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। अब इसको समझने के लिए हमें अज्यूम करना कि कोई एक तुम्हारा कोई घर तैयार हो रहा है, बढ़िया, तुम डॉक्टर हो एंड तुम्हारा बंगला बन रहा है, ठीक है। तो तुम्हारे बंगला बनने के लिए सबसे पहली फाउंडेशन क्या रखोगे कि तुम जितना भी रॉ मटेरियल होता है यानी कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है वो सब एक जगह लाओगे, फिर उसके बाद तुम अपनी बॉडी बंगले का स्ट्रक्चर तैयार करोगे, ठीक है। तो तुमने क्या करा, जितना भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है एक जगह ला के इकट्ठा करा और फिर उसके बाद एक फ्रेमवर्क तुम्हारा तैयार हो गया कि हाँ मेरा 2 स्टोरी बिल्डिंग बनने वाली है या मल्टी स्टोरी हमारा बिल्डिंग बनेगी या फिर सिंगल स्टोरी बंगला बनने वाला है, इतना हमारा पार्किंग एरिया रहेगा, ये सब तुमने डिसाइड कर लिया, ठीक है। ये हमें गाड़ियाँ चाहिए, वहाँ खड़ी करनी है हमें, इस तरह से तुमने प्लानिंग करी। फिर तुमने क्या करा, बंगले का स्ट्रक्चर बनाया। अब जो स्ट्रक्चर बनना उससे हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ऐसे ही बोन का जो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं वो होते हैं हमारे ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। जैसे कि तुम्हारे बंगले का स्ट्रक्चर तैयार हुआ, ऐसे ही बोन का स्ट्रक्चर तैयार होता है बोन के सेल्स के थ्रू। तो उसको जो तैयार करते हैं उसे कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ये क्या करते हैं, बोन को फॉर्मेशन का काम करते हैं। यानी कि जब कोई भी घर बनता है, कोई बिल्डिंग बनती है, तो सबसे पहले उसकी नींव रखी जाती है, उसकी बेस तैयार करा जाता है। तो वही बेस का काम करते हैं ये हमारे ऑस्टियोब्लास्ट, हमारी बोन को बनाने के लिए। बात क्लियर? अब सोचो तुम्हारा बंगला बन गया, अब अकेले तो तुम उसको मैनेज नहीं कर पाओगे, तुमने रखे हुए हैं बहुत सारे वर्कर्स। उनका काम क्या होता है कि तुम्हारे बंगले को मेंटेन करके रखना, कि झाड़ू अच्छे से लगी है, पोछा अच्छे से लगा है, सब चीज़ साफ हो गई है, गार्डन में पूरे फर्टिलाइजर पड़ चुका है, गाड़ियाँ साफ हो गई हैं, ये सारा काम होता है हमारे वर्कर्स का। तो यहाँ पर जो अपनी ऑस्टियोसाइट सेल है ये वर्कर का काम करती है। हमारी बोन तैयार हो गई है, किसने करी तैयार? ऑस्टियोब्लास्ट ने करी तैयार, ठीक है। फिर ऑस्टियोसाइट्स जो होती हैं उनका क्या काम होता है, बोन को मेंटेन करके रखना, यानी कि उसके अंदर न्यूट्रिशन पूरा आ रहा है ये देखना। फिर बोन को ब्लड सप्लाई अच्छे से हो रही है, कोई दिक्कत है तो वहाँ पे उसको सही करना जाके, ये काम किसका होता है? ऑस्टियोसाइट्स का होता है, ठीक। फिर आते हैं हम ऑस्टियोक्लास्ट पे। अब मान लो कोई चीज़ खराब हो गई बोन के अंदर, या समझो कोई चीज़ बंगले में तुम्हारे खराब हो गई, लाइट खराब हो गई या गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी में पंचर हो गया, उसके लिए तुम अलग बाहर से मैकेनिक बुलाते हो। तो सेम होती है अपनी ऑस्टियोक्लास्ट। इनका क्या काम होता है कि बॉडी में बोन में कोई भी चीज़ खराब हो गई या सेल्स डैमेज हो गए, सेल डेथ हो गई, कुछ भी हो गया, तो उनको वहाँ से हटाना और नए सेल्स को लेके आना और वापस से बोन का रिमॉडलिंग स्टार्ट कर देना। यानी कि कोई भी इंजरी हुई या कुछ भी हो गया, सेल्स डैमेज हो गए, सेल्स पुराने हो गए, उनकी डेथ हो गई, तो उनको वहाँ से हटाना, गार्बेज को हटाना, रफेज को हटाना और नई वापस से सेल्स ला के उसकी मेंटेनेंस अच्छे से रखना, ठीक। तो ये होते हैं बोन के 3 सेल। कौन कौन से? ऑस्टियोब्लास्ट यानी कि बोन का स्ट्रक्चर बनाने वाले, बोन का फॉर्मेशन स्टार्ट करने वाले ऑस्टियोब्लास्ट। देन कौन से आते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। बोन बन गई है, बोन को मेंटेनेंस में कौन हेल्प करता है? ऑस्टियोसाइट्स। देन कौन आते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट। ये क्या करते हैं, जो रफेज होता है वहाँ का वो हटाने में काम करता है। इतनी बात क्लियर हो गई? यहाँ पे शॉर्ट में मेंशन करा हुआ है, इतना पढ़ लो, एग्जाम में लिख के आओगे, कोई टेंशन नहीं, पूरा नंबर मिलने वाले हैं। बात ये है कि रटने से ज़्यादा दिमाग में समझ में आना चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई कि तीनों सेल से क्या काम होते हैं। कभी भी कोई पूछे डायरेक्ट बोलना क्या कि भाई जो अपना ऑस्टियोब्लास्ट होता है उसका काम होता है बोन को बनाना, सेल्स जो होते हैं। फिर ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं मेंटेनेंस करना बोन की, एंड ऑस्टियोक्लास्ट होता है क्या काम होता है? गार्बेज को हटाना, मतलब कि जो सेल अंदर खराब हो गए, डेथ हो गई सेल्स की, बेकार हो गए, उनको हटा के नए सेल्स को वहाँ पे लेके आए। बात क्लियर? बोन के सेल्स हो गए। अब बढ़ते हैं बॉडी में कितने टाइप्स की बोन होती हैं। तो टाइप्स ऑफ बोन पढ़ने के पहले 2 चीज़ें बड़ी अच्छे से शिद्दत से क्लियर कर लेते हैं, जो नेक्स्ट इसके बाद लेक्चर आएगा ऑसिफिकेशन ऑफ बोन का, जो जिसकी बात हमने स्टार्टिंग में करी थी, उसमें वो बहुत हेल्प करने वाली है। कि बॉडी में बोन बनने के पहले 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कार्टिलेज और एक होता है फाइबर, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में छोटे बच्चे का एग्जांपल दिया था, तो उसमें जो होता है वो कार्टिलेजिनियस बोन होती है एंड एक होती है फाइब्रस बोन। तो जो फाइब्रस बोन होती है वो बोन क्या होता है कि डायरेक्ट, जो बेसिकली पहली बात तो वो बोन नहीं होती है, एक फाइबर होता है, समझो कि ये कोई फाइबर है, ठीक है। अभी ऐसा फाइबर है कि मैं इसको मोड़ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ये इस तरह का कुछ फाइबर है, ठीक है। अब धीमे धीमे ये बदलने लगा, और ये क्या होता है कि डायरेक्ट किस में बदलता है? ये बदलता है सीधे सीधे हार्ड बोन में। तो फाइबर जो होते हैं वो एक ही स्टेप में सीधे हार्ड बोन में बदल जाते हैं। फाइबर्स हमेशा
सीधे हार्ड बोन में कन्वर्ट होता है। लेकिन जो कार्टिलेज होता है वो कार्टिलेज का पहले फ्यूजन होता है, फ्यूजन के बाद वो सॉफ्ट बोन में कन्वर्ट होता है, देन वो हार्ड बोन में कन्वर्ट होता है। मीन्स अगर हम कार्टिलेज की बात करें तो धीमे धीमे हार्ड बोन में कन्वर्ट होते हैं, एंड फाइबर जो होते हैं वो फाइबर सीधे हार्ड बोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऑसिफिकेशन जो होते हैं वो हम दो तरह से पढ़ेंगे, एंड जो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आएगा पार्ट 2 जो होगा इस वीडियो का, उसमें हम जानेंगे ऑसिफिकेशन ऑफ बोन। ठीक, तो हाँ अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बोन। टाइप्स ऑफ बोन बेसिकली अगर हम अपने बीडीसी के हिसाब से जज करेंगे तो उसमें स्ट्रक्चर के बेसिस पे अलग दिया है, शेप के बेसिस पे अलग, साइज पे अलग। वो तो हो गई बुकिश लैंग्वेज, उससे हमें बात नहीं करनी, उसको जस्ट एक बार रीड कर लेना, दैट्स इट। अभी बात करते हैं बोन में टोटल 5 तरह की बोन्स होती हैं। कौन कौन सी, उनको ज़्यादा ही क्लासीफाइड करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हम शेप पे बात करेंगे एंड उसी से हमें क्लियर हो जाएगा। पहली जो आती है वो होती है हमारी लॉन्ग बोन्स। जनरली हमें क्लियर है बॉडी की सबसे लॉन्ग बोन कौन सी होती है, लॉन्ग बोन कौन सी होती है बॉडी की, फीमर। फीमर के बाद आती है ह्यूमरस, फिर रेडियस, अल्ना, टीबिया एंड फिबुला, ये हो गई हमारी लॉन्ग बोन। बात क्लियर है, ठीक है। फिर आती है शॉर्ट बोन। अब शॉर्ट बोन जो होती है अपनी कार्पल, टार्सल, एमआईएस करके एक बोन होती है। अब एमआईएस बोन कौन सी होती है सब लोग कमेंट में करके बताना, इसका आंसर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। एमआईएस मैं लिख देता हूँ, कौन सी बोन बतानी है कमेंट करके बताना, एमआईएस, एमआईएस कौन सी बोन होती है, ठीक है। एमआईएस बोन का नाम बताना, क्या बताना है, नेम। ये इतना मैं हिंट दे रहा हूँ, ये 3 बोन अलग अलग होती हैं, एमआईएस शॉर्ट फॉर्म है, जैसे मैंने उसका बताया था ईएमडी, ऐसे ही यहाँ पर एमआईएस है, एमआईएस। और ये भी मैं हिंट दे देता हूँ, बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है, जो मतलब कि जो शॉर्ट बोन हम पढ़ रहे हैं उन्हीं में से एक है। कमेंट में सब लोग नाम देना इसका, ठीक है। फिर बात करते हैं हम फ्लैट बोन, ठीक है। फ्लैट बोन क्या होता है, अब फ्लैट बोन की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्ग बोन देख लिया हमने, शॉर्ट बोन देख ली, ठीक है। फ्लैट बोन पे आते हैं तो मतलब चिपटी हुई, तो सबसे पहले फ्लैट सुनते ही क्या समझ में आ रहा है, स्कल की बोन। स्कल की जितनी भी बोन होती है वो कौन सी होती है हमारी, फ्लैट बोन में आती है। फिर एक और बोन आती है जो हमारे बेसिकली थोरैसिक रीजन में कहीं होती हैं, अब उसको मैं क्लियर तो अभी नहीं बताने वाला, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप सबको कमेंट में लिखना है कि वो कौन सी बोन होती है जो फ्लैट होती है और हमारे थोरैसिक रीजन के आसपास होती है, ठीक है। एंड शोल्डर जॉइंट बनाने में बहुत बड़ा उसका क्रूशियल रोल होता है, इतना हिंट दे दिया मैंने। शोल्डर जॉइंट बनाने में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। कौन सी बोन होती है कमेंट में सब लोग जल्दी से लिख दो, ठीक है। अच्छा, अभी तक अगर चैप्टर समझ में आ रहा हो, अच्छे से क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया हो कि हम स्केलेटल सिस्टम की बॉडी में क्या नीड है, बोन कैसा होता है, बोन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। एंड सारा स्टडी मटेरियल मिलने वाला है तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ जाके फॉलो कर लेना जल्दी से, इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो कर लेना, तो डे टू डे जितने भी लेक्चर्स हम लेंगे सारा अपडेट तुम्हें पहले से मिल जाएगा। एंड बढ़ते आगे, तो फिर आती है अपनी फ्लैट बोन। तो फ्लैट बोन में स्कल बात कर ली, फिर आती है रिब्स। रिब्स जो अपनी फ्लैट बोन की कैटेगरी में आती है। देन विल कम टू इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन क्या होती है, बेसिकली इन बोन का कोई शेप और साइज स्ट्रक्चर मतलब कह सकते हैं कि कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है इनका। लाइक अगर हम फ्लैट की बात करें तो वो बोन जो बिल्कुल ही फ्लैट है तो स्कल हम समझ में आ गया, ठीक है। लॉन्ग बोन तो बिल्कुल सबसे लंबी होती है बॉडी में, तो फीमर, ह्यूमरस समझ में आ जाता है। लेकिन जो इरेगुलर बोन होती है इनका कोई शेप नहीं होता है, तो इसलिए हमने क्या कहा, इनको कैटेगरी में डाला इरेगुलर बोन। और इसमें कौन आती है, हिप बोन एंड अपनी सारी वर्टिब्रास आती है, ठीक है। देन आता है अपना सिस्मॉइड बोन। सिस्मॉइड बोन में आती है अपनी पटेला नी कैप, ठीक है। एग्जाम्पल में सिस्मॉइड बोन में अपनी कौन सी आती है, पटेला, इंटेंडन फॉर जॉइंट प्रोटेक्शन। बेसिकली ये ऐसी बोन होती है जो हमारे नी जॉइंट को स्टेबल करने में हेल्प करती है, और ये बोथ एंड से टेंडेंस के थ्रू जुड़ी होती है। लाइक सपोज करना ये अपनी फीमर है और ये अपनी टीबिया है, टीबिया फीमर मिलके आपस में नी जॉइंट बनाती हैं, एंड पीछे से फीबुला होती है जो उसको स्टेबल करती है, ठीक है। तो ऊपर से इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, इसके ऊपर होती है क्या, पटेला। पटेला क्या होती है कि लाइक सपोज करना ये वाली बोन जो है ये हो गई अपनी पटेला, ठीक है। ये ब्लैक कलर की है पटेला, अब ये आपस में कनेक्टेड टेंडन के थ्रू, ठीक। जब भी हमारा नी जॉइंट वर्क करेगा तो ये उसको स्टेबलाइज करने का काम करती है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, तो साथ ही साथ भाई अपना पुष्पा डांस इंडिया डांस का विनर भी हो गया, तो सब लोग बजा दो तालियां, कमेंट में धड़ाधड़ बारिश कर दो, ठीक है। ऑसिफिकेशन ऑफ बोन। सो ऑसिफिकेशन ऑफ बोन की हमने बात करी थी, स्टार्टिंग में बता चुका हूँ मैं कि ऑसिफिकेशन ऑफ बोन क्या होता है। सो कुछ नहीं,
कार्टिलेज के फॉर्म में प्रेजेंट है या फाइबर के फॉर्म में प्रेजेंट है, उसका एक हार्ड बोन में कन्वर्ट हो जाना, दैट्स नोन एज ऑसिफिकेशन ऑफ बोन। और कुछ नहीं समझना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑसिफिकेशन का मतलब ही होता है कि कोई सॉफ्ट चीज़ है, कार्टिलेज है, कुछ भी है, वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, हार्ड बोन में, दैट्स नोन एज ऑसिफिकेशन ऑफ बोन। यहाँ पे लिखा भी हुआ है बोन फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक लाइफ से चाइल्डहुड तक होती है, एंड सॉफ्ट टिश्यू कार्टिलेज या फाइब्रस टिश्यू का हार्ड बोन में कन्वर्ट होना, उससे हम क्या कहते हैं, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन। अब ये 2 स्टेप्स में कन्वर्ट होता है, ये हम समझेंगे आने वाले पार्ट 2 में, जो ऑसिफिकेशन ऑफ बोन का अलग से लेक्चर होगा, ठीक है। सो अब मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो कि मैंने कुछ अलग अलग यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के एग्ज़ाम पेपर से अलग से निकाले हुए हैं। एंड ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आएंगे ज़रूर, एंड इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन फंसता है। सो 10 मार्क्स के या 5 या 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते कंपलसरी हैं। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, उसका पूरा डिटेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट करो ब्रीफ में, या फिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन 2 मार्क्स से क्वेश्चन में आ सकता है कि बोन का टिपिकल डायग्राम बना दो। 5 मार्क्स से क्वेश्चन में आ सकता है कि लाइक कॉम्पैक्ट बोन, कैंसलस बोन क्या होती है, या फिर एपिफाइजियल प्लेट क्या होती है, फिर एपिफाइजियल क्लोजर ये है आपस में। यस, एपिफाइजियल प्लेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो ये ऑसिफिकेशन ऑफ बोन पार्ट का है, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, एपिफाइजियल प्लेट क्या होती है। इसके लिए एक बोन का डायग्राम बनाते हैं। सो येलो कलर से बनाते हैं, ये अपनी क्या प्यारी सी बोन, ठीक है, ये हो गई अपनी बोन। अब स्टार्टिंग में हमने किसकी बात करी थी, 3 चीज़ें पढ़ी थी, ई और क्या पढ़ा था, एम, और एक चीज़ और पढ़ी थी, डी। तो ई से क्या होता है, ई से क्या होता है, एपिफाइसिस। क्या होता है ई से होती है अपनी एपिफाइसिस। तो एपिफाइसिस ये हो गए, ठीक है। फिर उसके नीचे क्या प्रेजेंट होती है, मेटाफाइसिस। तो ये प्रॉक्सिमल एंड, फिर सेम नीचे एपिफाइसिस, उसके नीचे क्या होती है, मेटाफाइसिस, ठीक है। और बीच वाले पार्ट पोर्शन को हमने क्या कहा, ये होता है अपना डायाफाइसिस, ठीक है। ये हो गया अपना एपिफाइसिस, ठीक, ये हो गया अपना मेटाफाइसिस, ठीक। अब इन दोनों के बीच में, यानी कि एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस के बीच में एक चीज़ प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस के बीच में, ये जो रेड कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट होती है। एंड इससे हम क्या कहते हैं, इससे हम कहते हैं एपिफाइजियल प्लेट। एपिफाइजियल प्लेट, ठीक है। ये बेसिकली प्लेट की तरह होती है, यानी कि एपिफाइसिस ये, ठीक है, और उसके नीचे हो गई मेटाफाइसिस। अब इन दोनों के बीच में ये जो ब्लैक कलर की प्लेट दिख रही है, ये हो गई हमारी एपिफाइजियल प्लेट। अब इस प्लेट का काम क्या होता है कि ये बेसिकली एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस के बीच में जंक्शन का काम करती है, यानी कि इन दोनों को कॉन्टैक्ट में रखती है आपस में। एंड इस प्लेट का बॉडी में जो इंपॉर्टेंट रोल होता है, दैट इज बॉडी की बोन की ग्रोथ। यानी कि जब हमारी हाइट बढ़ती है, तो हमारी हाइट बढ़ने में जो सबसे क्रूशियल रोल प्ले करती है, वो होती है एपिफाइजियल प्लेट, ठीक है। तो कभी भी कोई पूछे कि बॉडी में हाइट बढ़ने का मेन रीजन क्या होता है, डेट इज एपिफाइजियल प्लेट होता है मेन रीजन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बारे में डिटेल में हम ऑसिफिकेशन ऑफ बोन में समझेंगे, ठीक। अभी तक बस इसको जनरल समझना है। सो वापस से आते हैं। सो आज की कहानी यहीं पे संपन्न होती है, कार्यक्रम समाप्त है। सो अगर अच्छी लगे वीडियो, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से मस्ती में हम लोग आगे भी अच्छे से एनाटॉमी कवर करें, क्योंकि ऐसा फिजियोथेरेपिस्ट हमारी एनाटॉमी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड अगर आपकी एनाटॉमी अच्छी है, तो आपकी क्लिनिकल परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आप इजीली चीज़ों को पैल्पेट करना सीख जाओगे, चीज़ों को समझना सीख जाओगे, एंड डे टू डे आपके पेशेंट भी अच्छे से ट्रीट होना शुरू हो जाएंगे। सो ये था बेसिक बिल्कुल एनाटॉमी का लेक्चर, जिसको हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर ऑसिफिकेशन ऑफ बोन जल्दी मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।